बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका फिजिकल एजुकेशन यानी कि आपका जो शारीरिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट है इसके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो कि आपका 12 मार्च 2024 को होने वाला है। इसी की प्रिपरेशन के लिए आज हम बात करेंगे बच्चों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हम सॉल्व करके समझने वाले। ठीक है। अच्छा देखो, इससे पहले कि मैं आपको सैंपल पेपर समझाना शुरू करूं, उससे पहले आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पहले से सुन लीजिए फिर आगे बात करें। अनाउंसमेंट ये है कि हमने अपने चैनल पे आपके फिजिकल एजुकेशन के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए आज से ही और इसी वीडियो के माध्यम से एक नई वीडियो सीरीज जो है वो शुरुआत कर दी है। और इस सीरीज के अंतर्गत आपके फिजिकल के बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हम अपने चैनल पे आपको कम से कम, जी हाँ बच्चों, कम से कम 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। जी हाँ बच्चों, 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और आप यकीन मानो, अगर आपने इन 10 के 10 सैंपल पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली तो क्लास में आप टॉप करोगे फिजिकल में। ठीक है। और ऐसे ही आपके आर्ट्स के जितने भी 8 से लेकर 10 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की जो 10 प्लस सैंपल पेपर की सीरीज है बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। और ये इसी सीरीज का हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर होने वाला है। तो आप सभी बच्चे बहुत सारा अपना सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करें। देखिए, जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो पेपर जो है वो बेसिकली आपको 4 सेट में डिवाइड मिलेगा। आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको 4 में से कोई एक सेट मिलेगा और ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन बॉक्स में आपको अपना सीबीएसई का रोल नंबर लिखना होता है जो आपका दिया जाता है एडमिट कार्ड में। ठीक है। पेपर के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 होंगे। पेपर जो है वो आपको 10 बज के 15 मिनट पे मिल जाएगा, क्योंकि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो 10:30 से 1:30 आपका पेपर की टाइम। ओके। अब चलिए, पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 70 नंबर का है, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का आपका एक प्रैक्टिकल होता है। ओके। चलिए, जहां तक रही बात पेपर के पैटर्न की, तो आप अपना मिड टर्म भी दे चुके हो, बोर्ड भी दे चुके हो, सॉरी जो प्री बोर्ड है वो दे चुके हो। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका बोर्ड का भी पैटर्न यहाँ पे सेम टू सेम। पैटर्न को समझने के लिए आप सभी बच्चे अपने जो सामान्य निर्देश है इसे जरूर पढ़ना, क्योंकि पैटर्न आपका इसी में है। पेपर के अंदर आपके 5 खंड होंगे। खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड सी और खंड डी। ठीक है। और पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे 34 होंगे। सेक्शन ए के अंदर 1 से 18 जो क्वेश्चन है, ये टोटल आपके 18 एमसीक्यूज आने वाले हैं, एक एक नंबर के बहुविकल्प। ठीक है। उसके बाद आपका जो खंड नंबर बी है, इसमें 19 से 23 ये आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनका आंसर आपको 60 से 90 शब्दों यानी कि आधे पेज में लिखना ज्यादा है। ठीक है। और ये बहुत मैटर करता है बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम में टाइमिंग को बचाने। फिर खंड सी आ जाता है। इसमें 24 से 28 ये आपके तीन तीन नंबर के प्रश्न होंगे, जिनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में, यानी कि आंसर शीट का जो फ्रंट पेज है केवल वही लिखना है। ओके। 29, 30 और 31 ये बेसिकली केस आधारित क्वेश्चन होंगे, 4 4 नंबर के, जिसमें आपकी इमेजेस दी जाएंगी, उससे आधारित आपसे 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर खंड ई आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका 32, 33 और 34 ये 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली, हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आपको। बस आपने करना क्या होगा, सारी चीजों को समझने के लिए वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखें। ठीक है बच्चों। चलिए, देखिए, ये हमारे पेपर नंबर 1 का पार्ट 1 का वीडियो होने वाला है, जिसमें खंड ए और खंड बी को समझेंगे। ठीक है। पार्ट 2 जो रहेगा उसमें खंड सी, डी और ई को समझ। ठीक है बच्चों। आप सभी को पार्ट 2 की वीडियो का लिंक, ठीक है, और जो 10 सैंपल पेपर हैं इन दोनों का ही जो लिंक है वो आपको मैं आई बटन में भी दे दूंगा, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहां पे चेक कर सकते हैं, वहां पे मिल जाए। ठीक है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो पैटर्न को यहाँ से समझें। सेक्शन ए के अंदर 1 से 18 ये आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। सेक्शन बी के अंदर 19 से 23 ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी के अंदर 24 से 28 ये 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और डी के अंदर 29 से 31 ये 3 क्वेश्चन होंगे, 4 4 नंबर के, कैसे, केस स्टडी वाले। ठीक है। और सेक्शन ई के अंदर 5 5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो क्या आप तैयार हैं आज के सैंपल पेपर की शुरुआत करने के लिए?
चलिए शुरुआत करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सैंपल पेपर का सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, खंड नंबर ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, वो यहाँ से शुरुआत। और आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो एक चित्र पर आधारित रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एमसीक्यू कराऊं, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन 18 एमसीक्यू की डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं, क्वेश्चन को समझने वाले हैं, आप सभी बच्चे भी उन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन दिमाग में जरूर गेस करना। और जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो आप सभी मुझे अपना स्कोर भी बताना, ठीक है ना, कि 18 आउट ऑफ आपने कितने का सही आंसर दिया। कोई चीटिंग नहीं करेगा। 18 में से 18 दिए तो 18 बताना, 10 दिए तो 10, एक का आंसर दिया है तो एक बताना, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। वेल आई नो कि सबके जो है वो 10 प्लस तो आने ही वाले, 10 से 15 प्लस तो आएंगे ही। आई नो वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी कर रखी होगी। बोर्ड तो आ ही गया तो तैयारी तो अच्छी होगी आपकी, है ना। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न आपका चित्र वाला रहेगा। दिए गए चित्र में टेस्ट की पहचान की। तो आप चित्र को थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली किस परीक्षण को दर्शाता है? प्लेट टेपिंग टेस्ट। ये तो बेसिकली प्लेट से संबंधित है। 600 मीटर पैदल चाल, इसमें तो दौड़ना होता है। आर्म कल टेस्ट, इसमें तो बेसिकली जो पुशअप वगैरह होते हैं वो करना होता है। तो ये किसको दर्शाता है बच्चों? सीट एंड रीच परीक्षण को, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट। अब जो बच्चे दृष्टिबाधित है उनके लिए बता दें, पहले आपके लिए भी ये प्रश्न है। आशिंक या फिर जो पार्शियल गलप होते हैं, ये जो परीक्षण है, इसका मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए, चपलता और गति को मापने के लिए, उदर की शक्ति के लिए, या फिर त्वरण गति? तो किसके लिए इसका उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है बच्चों उदर की शक्ति को मापने के लिए, ठीक है। सी वाला ऑप्शन है। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा टेस्ट दिया गया है? सीट एंड रीच टेस्ट। पार्शियल और पार्शियल कलप टेस्ट जो है, ये मेजर करता है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये न्यू टॉपिक एडेड वाला क्वेश्चन है। प्रेरणा जो शब्द है, ये बेसिकली किससे लिया गया है? ये एक लैटिन शब्द मोटिव से लिया गया है। इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। कौन से? प्रेरणा शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। किस शब्द का शब्द, मतलब कौन सा शब्द है ये मोटिव्स है। अब इसका अर्थ क्या हो? मोटिव्स का अर्थ होता है बच्चों गतिमान कारण, ठीक है, मूविंग कोर्स। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है। वह व्यक्ति जिसका शरीर मोटा होता है डैश कहलाता है। इनके ऐसा कौन सा व्यक्ति है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी के अंतर्गत, जिसका शरीर बहुत ज्यादा मोटा होता है? ठीक है, तो वो कौन किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं बच्चों एंडोमॉर्फी के अंतर्गत, ठीक है। जो सबसे तीसरे निचले स्तर के होते थे ना, ये वो वाले। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है। अ पर्सन हुज बॉडी इज फैट इज कॉल्ड एंडोमॉर्फी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है, एक सूत्र बताना है। इसके लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में जो कुल मैच होते हैं, इनकी संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कौन कौन से सूत्र हैं? एन यानी कि मैचों की संख्या माइनस में 1, या फिर ब्रैकेट में एन स्क्वायर। ये एन 2 नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली एन स्क्वायर। एन स्क्वायर माइनस में 1, एन ब्रैकेट में एन माइनस 1 और बटे में 2, या फिर एन माइनस 1 ब्रैकेट में। तो कौन सा नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए भाई? ये है आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मैंने आपको पहले भी करवाया है और इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बार फिर से करवा। गैस करना है इनमें से कौन सा सही होगा। हमें क्या बताना है? विशेष ओलंपिक जो है, इसके बारे में एक सही कथन चयन करना है। तो विशेष ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1968 में। पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी, विशेष ओलंपिक को शुरू करने का जो श्रेय है, ये जाता है कैनेडी श्राइवर को। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। विशेष ओलंपिक का जो आयोजन है, वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके द्वारा ये खेल आयोजित होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको देखो, ये 4 नंबर के एमसीक्यू एक साथ कंप्लीट हुए। अगर आपसे पूछा जाए विशेष ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1960 में। किसको श्रेय जाता है? कैनेडी साइबर को। कितने साल में आयोजित होते हैं? हर 4 साल में। कौन करता है? तो आईओसी, है ना। कौन सा राइट हो जाएगा आंसर जिसमें सारे सही है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश में आपको यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक के बारे में बातें बतानी थी। तो बिगनिंग कैसे हुई, क्रेडिट कैसे हो जाता है, इवेंट कितने साल में होते हैं, और कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। चलिए
अब है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें बेसिकली कुछ विधियां दी गई हैं और हमें उसका मिलान करना। देखिए, मिलान करने का ना सबसे आसान तरीका क्या है, आप ना किसी एक को चूज करो जो आपको आता है और उसको देखो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पे आइसोमेट्रिक विधि, क्योंकि ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आइसोमेट्रिक विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत मांसपेशी की जो लंबाई होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। तो पहले का क्या हो गया, पहले का हमारा सी हो गया। देख लो पहले का सी किसमें है, ए वाला सर। अब दूसरे का क्या है, तो दूसरे का ए है, पार्टलिक विधि। इसमें हृदय की जो दर है वो 140 से 180 रहती है। फिर प्रशिक्षण परिधि जो परिधि प्रशिक्षण विधि है, ये क्या दर्शाती है, तो ये बिना अंतराल दिए व्यायामों को पूरा करने को दर्शाता है। और पेस रन विधि, सिंपल सी बात है, ये तो गति को दर्शाएगा, है ना। तो कौन सा राइट है, ए वाला राइट है सर हमारा। ओके, चलिए। इसी प्रकार से इंग्लिश में आइसोमेट्रिक का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पार्टलेक का ए हो जाएगा, इसका आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, और इसका आपका ये जो है ये बी पे पहुंच गया। ठीक है, ए वाला आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बच्चों को पता होगा इसका आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर ना एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई और सा पूछूंगा अभी। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपको बताना है खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई। आपको क्या बताना है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में हुई थी बेसिकली। अब भारत में कब हुई और किसके द्वारा, किसी मंत्रालय या किसी व्यक्ति, किसने की थी, सभी ने आंसर बताना है। जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा, साथ ही हार्ट भी कर दूंगा, जिसका सही होगा उसको भी हार्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो पहले करेगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा, ताकि और बच्चों को पता चले। ठीक है, तो देखते हैं किसने शुरुआत की, कौन करता है सबसे पहले आंसर। वेल, खेलो इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, प्रतिभा खोजने के लिए। ठीक है, टू फाइंड द टैलेंट इज द खेलो इंडिया प्रोग्राम मोटो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, आपके 4 क्वेश्चंस एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, सर को क्या है, 3 ही लिखे हैं। कैसे, बीएमआई की श्रेणी में सही का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक एमसीक्यू आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीएमआई की श्रेणी में अल्पभार कितना होता है। तो अल्पभार कितना होता है, 18.5 से कम। ओके, या फिर 18.5, इससे ज्यादा होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, सामान्य। सामान्य भार कितना होता है, आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, कितने से कितने के बीच में, 18.5 से 24.9 के बीच। एक ये पूछा जा सकता है कि अति भार कितना होता है, तो 25 से 29.9 के बीच। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि मोटापा जो 2 है, ठीक है, ये कितना होता है, तो बता देना। उसके बाद में डी जो है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ना कि कौन सा भार किसके अंतर्गत आता है। अब बताएंगे, 1 2 3 सारे सही हैं और डी राइट है। इस प्रकार से तीनों के बारे में बता दोगे, कोई भी एमसीक्यू आएगा तो, अब है ना, आ रहा है ना समझ में, समझ में अच्छे तरीके से सभी को। चलिए, डी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे एक परिभाषा है, एक घर्षण प्रकार की। क्या परिभाषा, जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल पे ये एक बॉल रखी हुई है, या फिर बॉल छोड़ो, ये किताब रखी है। ठीक है, उसके बीच सापेक्ष गति का प्रयास तो किया जाता है, परंतु सापेक्ष गति नहीं हो पाती। जैसे आप टेबल पे पढ़ रहे हैं, आपने क्या किया, आपका दोस्त, आप इधर बैठे हैं, आपका दोस्त इधर बैठा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे किताब दियो एक बार। तो आपने क्या किया, टेबल से उसे जो है ना, मतलब टेबल की सतह पर रख के आगे की तरफ घिसड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन वो जो है घिसी नहीं, है ना, आगे की तरफ बढ़ी नहीं, वो अभी भी वहीं पर है। तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं, कि शुरुआत में गति भी शुरुआत ही नहीं हुई। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लेते कोई रनर है ना, वो एकदम लाइन पे खड़ा हुआ है भागने की स्थिति में, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, रोलिंग घर्षण। भाई जब रोल करेगा तभी तो वो होगा। स्लाइडिंग घर्षण, जब सतह से सतह टकराएगी आगे बढ़ेगा तब। द्रव्य घर्षण नाम का कोई घर्षण ही नहीं होता। क्या अवस्था है, स्थिर घर्षण, यानी कि घर्षण अभी शुरुआत नहीं हुआ, स्थिर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट। चलिए, अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है बच्चों, शारीरिक गतिविधियां प्रगतिशील ढंग से करनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारी फिजिकल मूवमेंट्स है, हमें उनको एक तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करने से मृत्यु होने के सभी कारणों में कमी आ जाती है। अब ध्यान से समझें, तो शारीरिक गतिविधियां हमें प्रगतिशील से करनी चाहिए, ये तो ठीक है।
लेकिन इसका जो कारण बताया गया है ये थोड़ा जम नहीं रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हैं तो दोनों ठीक, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं हमें समझ आ रही है ना। तो क्या बोलेंगे, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए आंसर से ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये न्यू टॉपिक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझ, डाइटिंग यानी कि अल्पाहार, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो डैश में आपको बताना है कि क्या नुकसान है। तो जब आप डाइटिंग लेते हैं तो क्या इससे शरीर के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता? भाई होता है परिवर्तन। तो ये तो भाई गलत हो गया। ठीक है, शरीर में अतिरिक्त भार बढ़ जाता है। अरे डाइट करोगे तो भार तो कम हो जाएगा, है ना। शरीर के वजन में कमी आती है, हाँ ये ठीक है। लेकिन जो मेन इसका टारगेट है वो है आवश्यक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाना। ये वजन में कमी तो एक छोटा सा पॉइंट है, नाम मात्र भर का, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है आवश्यक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाना। ठीक है, देयर इज अ नॉट अचीविंग रिक्वायर्ड गोल्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अक्षमता के प्रकार में शामिल नहीं है। यानी कि अक्षमताएं कई प्रकार की होती हैं। शारीरिक अक्षमता होती है, मानसिक भी होती है, चलना भी अक्षमता है, लेकिन संवेग अक्षमता नाम की कोई क्षमता ही नहीं होती है ना। तो डी वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ओके, नॉट इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इमोशनल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की वह दशा जब व्यक्ति का जो आदर्श भार है बीएमआई के अकॉर्डिंग जब उससे 20% से अधिक बढ़ जाता है, तब क्या बोलते हैं उसे? अस्थमा। भार से कहीं अस्थमा होता है? नहीं। भार से मधुमेह होता है? नहीं। थायराइड बोलते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं मोटापा। अब थायराइड दो तरीके का होता है, वजन कम पे भी होता है, ज्यादा पे भी होता है। मेन टारगेट क्या है इसका, मेन कॉन्सेप्ट मोटापा। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको बताना है SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। इसमें 9 से लेके 18 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, इनके लिए कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है। अब थोड़ा अगर ध्यान से समझे, 9 से 18 साल के बच्चे हैं, यानी कि सिंपल सी बात है 5 से लेके 12वीं तक के बच्चे होंगे ये, है ना। तो 5 से 12वीं 12वीं के बच्चों के लिए संशोधित पुशअप्स हाँ करवाई जा सकते हैं, रनिंग करवाई जा सकती है 50 मीटर की, ठीक है। सीट एंड रीच जो परीक्षण ये भी करवाया जा सकता है, लेकिन फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट ये नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये 3 से लेके 8 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 3 या 5 कह सकते हैं, 5 से लेके 8 तक वर्ष के बच्चे बेसिकली जिन्हें हम प्राथमिक जो बच्चे होते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्कूल के बच्चे उनके लिए बोलते हैं। तो ये टेस्ट इनके लिए होता है, ठीक है। तो अब आपसे एमसीक्यू में यदि ये पूछा जाए कि प्राथमिक बच्चों की शक्ति को मापने के लिए किस टेस्ट का उपयोग करते हैं, तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ओके, उससे बाद अगर ये पूछा जाए बच्चों कि संशोधित जो पुशअप्स हैं इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो क्या बताओगे? ये पुशअप्स बेसिकली लड़कियों के लिए होते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, आहार जो है वो तब संतुलित होता है जब उसमें डैश हो। तो आहार कब संतुलित होता है? वो तब संतुलित होता है जब उसके अंदर हमारे दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करने के सभी पोषक तत्व प्राप्त हों। ठीक है, हमारे दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करने जितनी कैलोरीज, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम जितना जो भी है, जब वो मिलेगा तब हम बोलते हैं कि हाँ आहार सही है। अ डाइट इज बैलेंस्ड when it contains meeting daily needs. Okay, क्वेश्चन नंबर 16 न्यू टॉपिक है, इंस्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट वे टूर्नामेंट है जो डैश में आयोजित किए जाते हैं। यानी कि ये जो इंस्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट है ये ऐसे टूर्नामेंट है जो कि कहाँ आयोजित किए जाते हैं? किसी संस्थान की चार दीवारी के बाहर, इंटर जोनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर किसी संस्थान की चार दीवारी के भीतर ही। ये बेसिकली कहाँ आयोजित किए जाते हैं? ये संस्थान की चार दीवारी के भीतर ही आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो टूर्नामेंट्स हैं ये विद इन द वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट उसी के अंदर बेसिकली किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए असमान मासिक धन की परिभाषा क्या है? क्या इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है, या फिर अनियमित मासिक स्राव होता है, या फिर रक्तस्राव में देरी होती है, या फिर अतिरिक्त हीमोग्लोबिन होता है? तो इसमें से कौन सा राइट है भाई? तो इसमें से राइट कौन सा होगा? मासिक रक्तस्राव में देरी। नॉर्मली टाइम पीरियड कितना होता है? 21 से लेके 35 दिन का, ठीक है, 35 दिन तक का। लेकिन अगर ये 21 दिन से पहले हो या 35 दिन के बाद में हो या फिर 2-4 महीने तक हो ही ना, तो हम बोलते हैं ये एक असमान मासिक धर्म संबंधित क्या है, बीमारी। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा।
अब वैसे तो मिलान तो आपका पेपर में एक ही आएगा, लेकिन मैं आपको 10 सैंपल पेपर में क्या करूंगा, 2-2 मिलान करवाऊंगा, 2-2 मैचिंग करवाऊंगा, यानी कि टोटल आपकी 20 मैचिंग हो जाए, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। ओके, चलिए अब मैचिंग में फिर से वही कॉन्सेप्ट है, जो आपको आसान लगता है आप उसको देख लो, बाकी आप अच्छे से कर जाओगे, है ना। जैसे सबसे आसान आपके लिए क्या रहेगा, लचक। क्यों भाई, क्योंकि जो लचक है ये आयु और लिंग पर आधारित है। जैसे मान लेते हैं कोई एक 18 साल का व्यक्ति है, ठीक है, किशोर हो गया ये तो, और कोई एक 80 साल का व्यक्ति है, तो दोनों की लचक में जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना, इसीलिए। तो चौथे का जिसमें ए दिया हुआ हो, है ना, देखते हैं चौथे का ए, देखो ए वाला ही मिल गया हमको, अब बाकी हम खुद ही कर लेंगे। जैसे कि पहले का डी है गति, तो गति के लिए फास्ट ट्विच जो फाइबर होती है इसकी जरूरत होती है। फिर दूसरे का सी है शक्ति, जो कि मांसपेशी के आकार पे संबंधित है, और सहन शक्ति ये स्लो ट्विच फाइबर पे डिपेंड करती है ना। इसी प्रकार से आपको मैचिंग करनी होगी, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है एज और जेंडर पर, स्पीड जो है ये डिपेंड करती है फर्स्ट ट्विच फाइबर पर, पावर जो है वो मसल साइज पे डिपेंड करती है, और एंडोरेंस स्लो ट्विच फाइबर। ओके, वेल इस प्रकार से बच्चों पेपर नंबर 1 का ये जो हमारा सबसे पहला सेक्शन था, सेक्शन नंबर ए, इसके हमने टोटल 18 एमसीक्यू कर लिए हैं। अब आप सभी बच्चों को मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है कि आपने 18 आउट ऑफ कितने मार्क्स के सही आंसर दिए। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों ने बोर्ड की कितनी तैयारी कर, सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, देखते हैं कितने कमेंट आते हैं आज। ओके, अब बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, खंड नंबर बी, यानी कि सेक्शन नंबर बी है हमारा, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होने। पहले ही क्वेश्चन में आपको अथवा मिल गया है, यानी कि 2 नंबर के एक क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न 19 क्या कहता है, खेलों में प्रतिभा की पहचान अवधारणा का क्या, ठीक है, अर्थात खेलों के अंदर ये जो प्रतिभा की पहचान कॉन्सेप्ट है इसका क्या। तो आ जाइए समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, खेलों में प्रतिभा पहचान का अर्थ। खेलों में प्रतिभा पहचान का तात्पर्य उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा कम आयु के खिलाड़ियों में से प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज की जाती है, जिनकी भविष्य में किसी विशिष्ट खेल में अच्छा और सफल खिलाड़ी बनने की अधिक संभावना एवं क्षमता। अर्थात ये प्रतिभा पहचान का क्या अर्थ है खेलों में, इसका अर्थ ये कि आपके स्कूल में ना खेल खेले जाते हैं या फिर किसी भी संस्था के द्वारा, तब उसके दौरान ये देखा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसके अंदर ऐसी प्रतिभा है जो कि भविष्य में उसके भविष्य को और अच्छा बना सकती है अगर इसको सही दिशा निर्देश दे दिए जाए। इसी को बोलते हैं खेल प्रतिभा की पहचान। अब इसके माध्यम से जो खिलाड़ी है वो सफल बनता है, अपने भविष्य को तय करता है और आगे बढ़ता है। ओके, तो ये है आपकी खेलों में प्रतिभा की पहचान का अर्थ। दूसरा क्वेश्चन, प्रचार समिति की जिम्मेदारियों को लिखिए। तो प्रचार समिति यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट कमेटी होती है इसकी क्या क्या बेसिकली क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कोई भी 2-3 लिख दो। जैसे कि प्रचार समिति जो है सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षक, यानी कि उनको जो सिखाने वाले आने हैं, उनके जो अ, शिक्षक आने वाले हैं, ठीक है, और जो टीम है इन सभी के लिए प्रतियोगिता की जानकारी भेजती है उनके पास, ठीक है। यह समिति प्रतियोगिता के लिए प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यम जैसे कि पोस्टर, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि के द्वारा प्रचार करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्रिकेट है, तो जब वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही होती है, ठीक है, या फिर कोई T20 चल रहा होता है, ओडीआई चल रहा होता है, तो समाचार पत्र में भी ये आता है, न्यूज में भी आता है, इस दिन शुरू होगा, इस दिन इसने इतने रन मारे, ये जीती, ये ऐसा वैसा, है ना। तो ये सभी कौन करता है, एक एडवर्टाइजमेंट कमेटी करती है। इस समिति का मुख्य कार्य जो है वो प्रतियोगिता की तिथि, उसका स्थान और कार्यक्रम के बारे में सूचना देना होता है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी स्पोर्ट्स का प्रचार करना है, और प्रचार करने से अत्यधिक दर्शक प्रतियोगिता को देखने के लिए आते हैं। यही इसकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कमेटी एक खेल को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाएगा, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मीन इन स्पोर्ट। तो क्या मतलब है इसका, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कैंपेन कमिटीज। तो कैंपेन कमेटी, एडवर्टाइजमेंट कमेटीज की क्या क्या एक सेकेंड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये रहे आपके आंसर, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये एक न्यू टॉपिक है आपका, जो कि 22-23 में तो नहीं था, 23-24 में आ गया। क्वेश्चन क्या है, प्रेरणा के कॉन्सेप्ट को समझाइए, अर्थात जो प्रेरणा का कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है।
तो एक एमसीक्यू तो हम समझ ही चुके हैं। प्रेरणा शब्द जो है ये लैटिन शब्द मोटिव से लिया गया है, जिसका अर्थ है गतिमान। हम जो भी करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई मोटिवेशन छुपा हुआ हो, ठीक है। इसके दो आयाम होते हैं प्रेरणा के। एक तो हम किसी उद्देश्य से किसी कार्य को करते हैं या फिर किसी दिशा में कार्य। प्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है वो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रित और दृढ़ रहने में मदद करती है। इसीलिए उद्देश्यों को पाने के लिए और दिशा दोनों ही लक्ष्य की ओर होने चाहिए। यानी कि हमारा जो उद्देश्य, हमारी जो दिशा है वो लक्ष्य की ओर होनी चाहिए। जैसे आपका लक्ष्य क्या है कि फिजिकल के पेपर में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाओ। आपका उद्देश्य क्या है? इतने मार्क्स लाना। अब आपके ये लक्ष्य हो गया, इसको क्या करना है? आपको एक सही दिशा में जाना है। तो सही दिशा के लिए आप सैंपल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू सीरीज को बेसिकली लाइव डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपकी एक सही दिशा है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही आ गए, अरे वीडियो देख लेंगे तैयारी हो जाए, ठीक है। लेकिन जब तक आप वीडियो के हर एक क्वेश्चन को ढंग से समझोगे नहीं, तो आपके देखने का मतलब ही नहीं बनता, है ना। इसीलिए इच्छा शक्ति हर एक कॉन्सेप्ट के लिए आपकी बहुत ही प्रबल होनी चाहिए। यही इच्छा शक्ति एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ओके, तो ये है प्रेरणा का कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन कह सकते हैं, तो उसके बारे में आपका ये आंसर। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने आपको कई बार प्री बोर्ड में भी करवाया था। फास्ट ट्विच स्लो, सॉरी, फास्ट ट्विच और जो स्लो टिच तंतु हैं, ये दो प्रकार के तंतु होते हैं, एक फास्ट है और एक स्लो। इन दोनों में अंतर बताओ। तो पहले फास्ट, जिन्हें हम सफेद ट्विच तंतु बोलते हैं, ये ऐसे तंतु होते हैं बच्चों जो कि गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये तंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्य करते हैं। स्लो तंतु जो है ये सहन शक्ति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो, जब आप किसी काम को तेजी से करते हैं, ठीक है, तो उसको हम फास्ट बोलते हैं, जो कि किसको दर्शाते हैं? गति क्रियाओं को। और ये ऑक्सीजन की ना होने पर भी काम कर सकते हैं, इनकी ऊर्जा के संबंध। फिर आता है स्लो वाले, तो ये ऐसे होते हैं जो कि सहन शक्ति क्रियाओं को दर्शाते हैं, है ना, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, है ना। इसी प्रकार से आपका ये इंग्लिश में कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। कैसे? पहला प्रश्न क्या है, मतलब पहला वर्ड, मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व में अंतर समझें। तो मैक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं, ये अलग से आ सकता है, और माइक्रो का अलग से आ सकता है। आइए ध्यान से समझते हैं। मैक्रो को बोलते हैं बच्चों वृहद पोषक तत्व, ठीक है, और माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आइए समझते हैं। मैक्रो यानी कि वृहद, ये वे पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में होते हैं, या फिर जिसकी मात्रा, अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वृहद या फिर मैक्रो पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल जल ले लेते हैं, तो हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड है उसमें 75% से भी ज्यादा क्या है? वो जल है, वाटर है ना। तो ये क्या दर्शाता है? ये वृहद पोषक तत्व को दर्शाता है। वहीं माइक्रो कौन से होते हैं? ये वह पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, जैसे कि विटामिन हो गए या फिर खनिज। अब विटामिन का एक 5 नंबर का अलग क्वेश्चन होता है, खनिज का 5 नंबर का अलग क्वेश्चन होता है। कौन कौन से विटामिन जरूरत होती है, कौन कौन से खनिज की जरूरत होती है, तो वो भी आपको समझाऊंगा किसी सैंपल पेपर में, ठीक है। बने रहिएगा, 10 के 10 सैंपल पेपर में आपको समझा ही दूंगा। ओके, चलिए इंग्लिश में देखेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो क्या होते हैं, वो आप यहाँ से। अब और क्वेश्चन आ गए हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। जैसे कि विशिष्ट कारण के लिए दौड़ें और एकता के लिए दौड़ें, इनमें अंतर आपको बताना है। तो आपसे पूछा जा सकता है विशिष्ट कारण के लिए दौड़ों का वर्णन कीजिए और एकता के लिए दौड़ों का वर्णन। तो सबसे पहले विशिष्ट कारण के लिए दौड़ें। इस प्रकार की दौड़ों का जो आयोजन है वो आमतौर पर किसी सामाजिक मुद्दे, जैसे कि स्वच्छता के मामले में, हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन दिल्ली, हरित दिल्ली, इस प्रकार से बेसिकली किसके लिए होता है? सामाजिक मुद्दे ये हो गए। और क्यों होते हैं सामाजिक मुद्दे? ताकि नागरिकों में, लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके लिए इन दौड़ों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य समाज में एक निश्चित कारण के लिए जागरूकता फैलाना
या फिर दान जमा करना होता है, जैसे कि कैंसर, एड्स, लैंगिक असमानता, ठीक है, नारियों के प्रति अत्याचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, इस प्रकार के लिए होता है। ओके। अब वहीं एकता के लिए दौड़ें कैसी होती है? इस प्रकार की दौड़ का उद्देश्य होता है किसी एक समुदाय, किसी एक राज्य, राष्ट्र या फिर विभिन्न धर्मों के बीच में अखंडता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए। कई बार जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो ऐसे ही रैलियां निकालते हैं, ठीक है। इस प्रकार के आयोजन लोगों के बीच में जुड़ाव और एकता की भावना को विकसित करते हैं। हर साल एकता दौड़ें 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जयंती पर आयोजित की जाती है। मैंने कई बार कई जगह पे देखा है इसके मामले में भी, ठीक है। आपके स्कूल में होता या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्या ये दौड़ें करवाई जाती है या नहीं? ओके। तो विशिष्ट कारण और एकता समझ गए। इंग्लिश में देख लो कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रनिंग फॉर अ स्पेसिफिक रीजन और रनिंग फॉर अ यूनिटी। तो रनिंग फॉर स्पेसिफिक रीजन के बारे में आप क्या बताते हैं और यूनिटी के बारे में आप क्या बताते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमारा सेक्शन सी रह जाता है, सेक्शन डी रह जाता है और सेक्शन नंबर ई रह जाता है, ठीक है। इन तीनों को ही हम करेंगे पार्ट 2 की वीडियो, ठीक है। अब आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे बच्चों उतना हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है इस वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि ये जो 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर की हमने सीरीज आपके लिए चलाई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है। और बाकी अगले किस सब्जेक्ट की आप सीरीज जो है वो स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो बताइए, उस हिसाब से फिर तैयारी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।